उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मदनपुर की कहानी है। यह गांव शहरों की भीबभां से बहुत दूर था। यहाँ की सुबह चिड़ियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटी से होती थी और शाम नीम के पेड़ के नीचे चौपाल पर खत्म होती थी। यहाँ की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू थी, मेहनत और ईमानदारी की खुशबू। लेकिन इसी गांव की एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में एक 12 साल का लड़का रहता था, जिसका नाम था राजू। राजू की दुनिया बहुत छोटी थी। माँ बाप का साया बचपन में ही सर से उठ गया था। वह अपने बूढ़े दादाजी के साथ रहता था। दादाजी, जिनका शरीर अब थक चुका था, खांसते रहते थे और पुरानी चारपाई पर लेटे लेटे बस भगवान का नाम लेते थे। राजू के लिए दिन का मतलब था सुबह उठना, लोगों के मवेशियों को चराने ले जाना और बदले में जो रूखी सूखी रोटी मिल जाए उससे अपना और दादाजी का पेट भरना। गांव के लोग बुरे नहीं थे, लेकिन गरीबी इंसान को पत्थर दिल बना देती है। कोई उसे दया की नजर से देखता तो कोई उसे दुत्कार देता। राजू ने बचपन से ही लोगों की बातें सुनना सीख लिया था, पर जवाब देना नहीं सीखा था। उसकी आंखें हमेशा कुछ ढूंढती रहती थीं, शायद कोई अपना जो उसे सिर्फ एक अनाथ की तरह न देखे। ज्येष्ठ का महीना था, सूरज आग बरसा रहा था, धरती तवे की तरह तप रही थी, धूल भरी आंधी चल रही थी, जिससे बचने के लिए लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठे थे। ऐसे समय में जब इंसान तो क्या, जानवर भी छाया ढूंढ रहे थे, राजू गांव के बाहर वाले तालाब के पास अपनी बकरियों को पानी पिलाने ले गया था। तालाब का पानी भी सूख कर आधा रह गया था। कीचों और सूखे पत्तों की गंध हवा में मिली हुई थी। राजू एक बरगद के पेड़ की जड़ों पर बैठा अपने पैरों से मिट्टी कुरेद रहा था। तभी उसे एक बहुत ही धीमी दर्द भरी आवाज सुनाई दी। कूं कूं। आवाज इतनी कमजोर थी कि हवा के झोंके में खो सकती थी। राजू ने कान लगाकर सुना। आवाज पास ही की झाड़ियों से आ रही थी। वह उठा और दबे पांव उधर बढ़ा। झाड़ियों के बीच कांटों में फंसा हुआ एक छोटा सा पिल्ला पड़ा था। उसका रंग भूरा था, लेकिन धूल और मिट्टी ने उसे मटमैला कर दिया था। उसकी पसलियां साफ दिख रही थीं, जैसे कई दिनों से उसने कुछ खाया ना हो। उसकी एक पिछली टांग पर गहरा घाव था, शायद किसी ने पत्थर मारा था या किसी गाजी की चपेट में आ गया था। उस नन्ही सी जान में हिलने की भी ताकत नहीं थी, बस उसकी बाही बाही काली आंखें खुली थीं, जिनमें डर और दर्द दोनों था। राजू का दिल पसीज गया। उसने सुना था कि गांव वाले आवारा कुत्तों को गंदा मानते हैं, उन्हें पत्थर मारते हैं, लेकिन इस वक्त उसे वहां कोई गंदा जानवर नहीं, बल्कि अपनी ही तरह एक अकेला और बेसहारा जीव दिखाई दिया। उसने अपनी पुरानी धोती के किनारे से एक कपसा फांचा और बहुत ही हल्के हाथों से पिल्ले को उठाया। पिल्ला डर के मारे सिहर गया, लेकिन राजू ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। उस नन्ही सी जान की धड़कन राजू को अपनी छाती पर महसूस हो रही थी। राजू उसे लेकर घर नहीं जा सकता था। दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी और घर में वैसे भी खाने को कम था। उसने उसे बरगद के पेड़ की एक खोह में, जहां छाया और ठंडक थी, वहां लिटा दिया। अपनी पानी की बोतल से हथेली में पानी लेकर उसे पिलाया। पिल्ले ने अपनी जीभ बाहर निकाली और बड़ी मुश्किल से 2-3 बूंदें पी। राजू ने अपनी जेब से सुबह की बची हुई आधी रोटी निकाली, उसे पानी में भिगोकर नरम किया और पिल्ले के आम पर खा गए। मुंह के पास ले गया। भूख शायद दर्द से भुई थी। पिल्ले ने धीरे धीरे वह रोटी खानी शुरू की। राजू उसे देखता रहा और न जाने क्यों उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई जो बहुत दिनों से गायब थी। उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तू चिंता मत कर, अब मैं हूं ना, तेरा नाम आज से शेरू है। अगले कई दिनों तक यही राजू का नियम बन गया। वह सुबह अपनी बकरियां लेकर निकलता, लेकिन उसका असली मकसद शेरू के पास जाना होता था। वह कभी अपने हिस्से की रोटी बचाता तो कभी किसी तरह थोड़ा सा दूध का इंतजाम करता। उसने शेरू के घाव पर हल्दी और तेल का लेप लगाया, जो उसकी दादी उसे लगाया करती थीं जब उसे चोट लगती थी। गांव के वैद्य जी की जची बूटियों की समझ राजू को भी थोड़ी बहुत थी, क्योंकि वह अक्सर उनके लिए जंगल से जची बूटियां लाने का काम करता था। उसने नीम के पत्तों को उबालकर उस पानी से शेरू का घाव धोया। उसकी सेवा और प्रेम का असर दिखने लगा। शेरू का घाव भरने लगा और उसकी कमजोर टांगों में जान आने लगी। अब शेरू केवल एक पिल्ला नहीं था, वह राजू की परछाई बन गया था। जहां राजू जाता, शेरू उसके पीछे पीछे अपनी छोटी सी पूंछ हिलाते हुए चलता। जब राजू उदास होकर तालाब किनारे बैठता तो शेरू उसका हाथ चाटने लगता।
मानो कह रहा हो कि तुम अकेले नहीं हो। गांव वाले अब राजू को शेरू के साथ देखकर हंसते थे। रामू काका, जो गांव की चाय की दुकान चलाते थे, अक्सर राजू को चिढ़ाते थे। अरे ओ राजू, ये क्या मरियल सा कुत्ता पाल रखा है? खुद के खाने के लाले हैं और चले हैं नवाब बनने। इसे पालकर क्या करेगा? यह कोई विलायती कुत्ता थोड़ी है जो तेरा घर संभालेगा। यह तो गली का कुत्ता है, किसी दिन तुझे ही काट खाएगा। राजू चुपचाप सुन लेता। वह मन ही मन सोचता कि ये लोग नहीं समझेंगे। वफादारी खून में होती है, नस्ल में नहीं। और शेरू की आंखों में जो वफादारी थी, वह राजू ने इंसानों में भी कम ही देखी थी। समय बीतता गया। शेरू अब बड़ा हो गया था। वह कमजोर पिल्ला नहीं था, बल्कि एक गठीले बदन का कुत्ता बन गया था। उसका रंग अब सार गेहुआ था और उसकी छाती चौड़ी थी, लेकिन सबसे खास थी उसकी नाक। राजू ने गौर किया कि शेरू की सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी। एक बार राजू की एक बकरी जंगल में खो गई थी। शाम हो गई थी और राजू बहुत घबरा गया था। अगर बकरी नहीं मिली तो मालिक उसे बहुत मारेगा। वह रोने लगा था। तभी शेरू ने राजू की धोती खींची और उसे जंगल की एक दिशा में ले गया। राजू हैरान था, क्योंकि वह उस तरफ ढूंढ चुका था, लेकिन शेरू रुका नहीं। वह झाड़ियों को सूंघता हुआ आगे बांता गया और वाकई एक गहरे गड्ढे में वह बकरी फंसी हुई थी। उस दिन राजू को समझ आ गया कि शेरू कोई साधारण कुत्ता नहीं है। राजू ने खेल खेल में शेरू को सिखाना शुरू किया। यह कोई पुलिस की ट्रेनिंग नहीं थी, नहीं राजू ने कोई किताब पी थी। यह तो बस एक दोस्त का दूसरे दोस्त के साथ खेल था। राजू अपनी कोई पुरानी चप्पल या कपा कहीं दूर खेत में छिपा देता और फिर शेरू से कहता, शेरू ढूंढ के ला। शुरू में शेरू को समझ नहीं आता था। वह बस राजू के चेहरे को देखता और पूंछ हिलाता, लेकिन राजू हार नहीं मानता। वह उसे इशारे करता, खुद जाकर वह चीज उठाता और शेरू को दिखाता। धीरे धीरे शेरू समझने लगा। वह हवा को सूंघता, जमीन को सूंघता और फिर तीर की तरह उस दिशा में भागता जहां ची छिपी होती। जब वह ची ढूंढ लाता तो राजू उसे गले लगा लेता और अपनी सूखी रोटी का सबसे बड़ा टुकड़ा उसे इनाम में देता। यह उनका रोज का खेल बन गया था। गांव के बच्चे भी अब शाम को यह तमाशा देखने जमा हो जाते। पहले जो बच्चे राजू को चिढ़ाते थे, अब वे भी हैरान होकर कहते, देख शेरू ने फिर ढूंढ लिया। लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग इसे बस बच्चों का खेल समझते थे। पंचायत के मुखिया, जिन्हें सब प्रधान जी कहते थे, वे अक्सर कहते, अरे यह तो बस इत्तेफाक है, कुत्ता है, रोटी की खुशबू सूंघ लेता होगा, इसमें कौन सी बाई बात है। राजू कभी किसी से बहस नहीं करता था। उसे किसी को साबित नहीं करना था। उसे बस इतना पता था कि उसका दोस्त, उसका शेरू सबसे अलग है। उन दिनों गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। मदनपुर के आसपास के गांवों में चोरियों की खबरें आ रही थीं। लोग कहते थे कि कोई गिरोह है जो रात के अंधेरे में आता है और मवेशी, अनाज और जेवर चुरा ले जाता है। मदनपुर में अभी तक कोई बड़ी चोरी नहीं हुई थी, लेकिन डर का माहौल था। लोग रात को जागकर पहरा देने लगे थे। पुलिस वाले कभी कभार जीप में आते, राउंड लगाते और चाय पीकर चले जाते। गांव वालों को पुलिस पर ज्यादा भरोसा नहीं था। उनका मानना था कि अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। एक रात अमावस्या की रात थी। आसमान में एक भी तारा नहीं था और चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा भी थमी हुई थी, जिससे माहौल और भी डरावना लग रहा था। राजू और उसके दादाजी अपनी झोपड़ी के बाहर सो रहे थे। शेरू हमेशा की तरह राजू की खाट के नीचे लेटा था। अचानक शेरू के कान खाए हो गए। उसने एक धीमी सी गुर्राहट की। राजू, जो कच्ची नींद में था, तुरंत जाग गया। उसने अपना हाथ नीचे लटकाया और शेरू की पीठ पर हाथ रखा। क्या हुआ शेरू? राजू ने फुसफुसाते हुए पूछा। शेरू खचा हो गया। उसका पूरा शरीर तनाव में था। उसकी नाक हवा में थी और वह किसी खास दिशा में सूंघ रहा था। वह भौंक नहीं रहा था, बस एक अजीब सी बेचैनी दिखा रहा था। राजू जानता था कि शेरू बेवजह ऐसा नहीं करता। उसने दादाजी को जगाना ठीक नहीं समझा। उसने अपनी लाठी उठाई और शेरू के इशारे पर धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ा। शेरू उसे गांव के जमींदार ठाकुर साहब की हवेली के पीछे वाले रास्ते की तरफ ले जा रहा था। यह रास्ता सीधे खेतों की तरफ जाता था और यहां रात को कोई नहीं आता था। राजू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह बस एक 12 साल का लड़का था, लेकिन शेरू का साथ उसे हिम्मत दे रहा था। वे दोनों दबे पांव आगे बढ़े। हवेली की पिछली दीवार के पास पहुंचकर शेरू रुक गया।
वहां खींच में कुछ ताजे पैरों के निशान थे। शेरू उन निशानों को सूंघ रहा था और फिर उसने दीवार की तरफ देखा और फिर से धीमे से गुर्राया। राजू ने आंखें फांक कर अंधेरे में देखा। उसे दीवार के ऊपर एक परछाई हिलती हुई दिखाई दी। कोई दीवार फांद कर अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। राजू के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। अगर वह चिल्लाया तो चोर भाग सकता है या उस पर हमला कर सकता है, लेकिन अगर उसने कुछ नहीं किया तो ठाकुर साहब के घर चोरी हो जाएगी। उसने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। थक आवाज बस सन्नाटे में गूंज गई। साथ ही राजू ने जोर से चिल्लाया, चोर चोर जागो। परछाई हबजा गई और दीवार से नीचे कूद गई, लेकिन अंदर नहीं, बाहर की तरफ। वह आदमी भागने लगा। शेरू, जो अब तक राजू के आदेश का इंतजार कर रहा था, राजू के चिल्लाते ही हवा की तरह लपका। वह उस भागते हुए आदमी के पीछे नहीं दौड़ा, बल्कि उसने एक छोटा रास्ता लिया जो उसे पता था कि आगे जाकर मुख्य रास्ते से मिलता है। राजू भी अपनी लाठी लेकर पीछे भागा। गांव में हलचल मच गई। लोग लालटेन और लाठियां लेकर घरों से निकलने लगे। क्या हुआ, कौन है कि आवाजें आने लगीं, लेकिन तब तक चोर अंधेरे का फायदा उठाकर मक्के के खेतों में घुस चुका था। मक्के की फसल ऊंची थी और उसमें किसी को ढूंढना नामुमकिन था। गांव वाले जमा हो गए। ठाकुर साहब भी अपनी बंदूक लेकर बाहर आ गए। सब इधर उधर देख रहे थे, लेकिन चोर का कोई नामो निशान नहीं था। सबने राजू को देखा जो हाँफ रहा था। अरे राजू, तूने किसे देखा? कहीं तुझे वहम तो नहीं हुआ? रामू काका ने पूछा। नहीं काका, मैंने अपनी आंखों से देखा। कोई दीवार पर चढ़ रहा था और शेरू उसके पीछे गया है। राजू ने खेत की तरफ इशारा किया। लोग हंसने लगे। अरे पागल, खेत में इंसान को ढूंढना मुश्किल है। तेरा कुत्ता क्या करेगा? वह तो डर के मारे कहीं छिप गया होगा या फिर खरगोश के पीछे भाग गया होगा। ठाकुर साहब ने गुस्से में कहा। चलो सब वापस। बेकार में नींद खराब की। शायद बिल्ली होगी या कोई जानवर। राजू की बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। राजू की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि उसने क्या देखा है और उसे यह भी पता था कि शेरू उसे ऐसे छोड़कर नहीं जाएगा। वह खेत की मेह पर खसा होकर अंधेरे में देखता रहा। 10 मिनट बीत गए। गांव वाले वापस मुड़ने ही वाले थे कि तभी मक्के के खेत के बीच से एक आवाज आई। यह किसी इंसान के चिल्लाने की आवाज थी, दर्द और डर से भरी हुई। और उसके साथ ही एक कुत्ते के भौंकने की आवाज थी, लेकिन यह साधारण भौंकना नहीं था। यह शिकार को घेर लेने वाले शेर की दहा जैसी थी। सब ठिठक गए। वह शेरू है। राजू चिल्लाया और खेत के अंदर घुस गया। गांव वाले भी मशालें लेकर उसके पीछे भागे। खेत के बीचों बीच पहुंचकर उन्होंने जो देखा, वह देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ था। उसका चेहरा कपड़े से ढका था। वह उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शेरू ने उसका रास्ता रोक रखा था। जैसे ही वह आदमी हिलता, शेरू खूंखार होकर उसके ऊपर लपकता, लेकिन काट नहीं रहा था, बस उसे भागने नहीं दे रहा था। शेरू के दांत चमक रहे थे और उसकी आंखों में अंगारे थे। गांव वालों ने तुरंत उस आदमी को घेर लिया। जब उसका नकाब हटाया गया तो सब सन्न रह गए। वह कोई बाहरी डाकू नहीं था। वह तो पाओस के गांव का लखा था, जो दिन में फेरी लगाकर बर्तन बेचता था और सबके घरों की टोह लेता था। उसकी कमर से एक लोहे की रॉड और कुछ नशीली दवाइयां मिलीं, जो शायद वह ठाकुर साहब के रखवाली करने वाले कुत्तों को देने वाला था। ठाकुर साहब ने लखा को एक थप्पड़ मारा और फिर हैरान होकर शेरू को देखा। शेरू अब शांत हो चुका था और पूंछ हिलाते हुए राजू के पैरों के पास जाकर बैठ गया था। राजू ने झुककर शेरू के सिर को चूमा। गांव वाले, जो अभी तक राजू और शेरू का मजाक उड़ा रहे थे, अब खामोश थे। उस रात मदनपुर के लोगों ने पहली बार माना कि जिसे वे आवारा समझ रहे थे, वह असल में उनका रखवाला था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। गांव वालों को अभी यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में शेरू और राजू को इससे भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। एक ऐसी चुनौती जो पुलिस के भी पसीने छुहा देगी और जिसमें शेरू की नाक और राजू की समझदारी की असली परीक्षा होगी। लखा के पखे जाने के बाद राजू और शेरू की चर्चा पूरे गांव में थी। जो लोग कल तक राजू को हिकारत से देखते थे, अब वे उसे देखकर राम राम करने लगे थे। रामू काका ने तो एक दिन राजू को अपनी दुकान पर बुलाकर मुफ्त में चाय और पकौजे खिलाए और शेरू के लिए दूध भी दिया। लेकिन राजू के लिए यह सब मायने नहीं रखता था। उसके लिए सबसे बड़ा इनाम यह था कि अब कोई शेरू को पत्थर नहीं मारता था। दादाजी भी खुश थे।
उन्होंने खांसते हुए राजू से कहा था, बेटा, हीरे की परख जौहरी को होती है और वफादारी की परख वक्त आने पर होती है। तूने साबित कर दिया कि तेरा शेरू हीरा है, लेकिन सुख के दिन ज्यादा लंबे नहीं होते। मदनपुर के नसीब में एक और काली रात लिखी थी, जो लखा की चोरी से कहीं ज्यादा बही और भयानक थी। मदनपुर की सबसे बही पहचान वहां का पुराना राधा कृष्ण मंदिर था। कहा जाता था कि यह मंदिर 100 साल पुराना है और इसमें स्थापित भगवान कृष्ण की मूर्ति अष्टधातु 8 धातुओं की बनी है। इस मूर्ति की कीमत करोड़ों में थी, लेकिन गांव वालों के लिए इसकी कीमत रुपयों में नहीं बल्कि आस्था में थी। हर साल जन्माष्टमी पर दूर दूर से लोग यहां दर्शन करने आते थे। गांव के लोगों का मानना था कि जब तक यह मूर्ति मंदिर में है, मदनपुर पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। सावन का महीना शुरू हो चुका था। बारिश की रिमझिम फुहारें पार रही थीं। एक सुबह जब गांव के पुजारी पंडित दीनदयाल जी भोर में 4 बजे मंदिर का कपाट खोलने पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मंदिर के मुख्य द्वार का भारी ताला टूटा हुआ जमीन पर पड़ा था। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कांपते हाथों से उन्होंने दरवाजा धकेला। गर्भगृह के अंदर का ननारा देखकर उनके मुंह से एक चीख निकल गई। हे भगवान, अनर्थ हो गया। सिंहासन खाली था। भगवान कृष्ण की वह प्राचीन मूर्ति गायब थी। सिर्फ फूलों की माला और कुछ बिखरे हुए चावल जमीन पर पड़े थे। पंडित जी पागलों की तरह बाहर भागे और मंदिर का घंटा जोर जोर से बजाने लगे। उस समय घंटे की आवाज़ में जो घबराहट थी, उसने पूरे गांव को नींद से जगा दिया। देखते ही देखते मंदिर के प्रांगण में पूरा गांव उम्ह पड़ा। प्रधान जी भी धोती संभालते हुए दौड़े चले आए। जब सबने खाली सिंहासन देखा तो कोहराम मच गया। औरतें छाती पीटकर रोने लगीं, बुजुर्ग सन्न रह गए और नौजवान गुस्से में मुट्ठियां भींचने लगे। यह सिर्फ चोरी नहीं थी, यह गांव की आत्मा पर हमला था। किस पापी ने यह किया? भगवान उसे नरक में भी जगह नहीं देंगे। एक बूढ़ी अम्मा रोते हुए बोली। प्रधान जी ने तुरंत शहर पुलिस को फोन लगाया। यह मामला छोटा नहीं था, करोड़ों की मूर्ति का सवाल था। 2 घंटे के अंदर पुलिस की 3 जीपें सायरन बजाती हुई गांव में दाखिल हुईं। उनके साथ जिले के बब्बे पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम सिंह भी थे। विक्रम सिंह एक काचक मिजाज अफसर थे, जिनकी मूछें तनी हुई थीं और आंखों पर काला चश्मा था। वे शहर से आए थे और गांव वालों को ज्यादा मुंह नहीं लगाते थे। जीप से उतरते ही उन्होंने सबसे पहले भी को डांटकर पीछे किया। हटो हटो, सब पीछे हटो। कोई भी मंदिर के अंदर नहीं जाएगा, सबूत मिट जाएंगे। उनकी भारी आवाज से सब सहम गए। पुलिस वालों ने मंदिर के चारों तरफ पीले रंग की पट्टी बांध दी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने अपनी टीम को आदेश दिया, चप्पा चप्पा छान मारो, चोर ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। और हां, डॉग स्क्वाड को बुलाओ। डॉग स्क्वाड का नाम सुनते ही गांव वालों में खुसुर फुसुर होने लगी। थोड़ी देर में एक बड़ी पुलिस वैन आई, जिसमें से 2 हट्टे कट्टे विदेशी नस्ल के कुत्ते उतारे गए। एक जर्मन शेफर्ड था और एक लैब्राडोर। उनके गले में चमहे के पट्टे थे और वे जीप बाहर निकाले जोर जोर से हाँफ रहे थे। उनके साथ उनके हैंडलर भी थे जो वर्दी में थे। गांव वाले उन कुत्तों को देखकर हैरान थे। उन्होंने ऐसे कुत्ते सिर्फ फिल्मों में देखे थे। रामू काका ने धीमे स्वर में कहा, देख रहे हो, इसे कहते हैं असली पुलिसिया कुत्ते। ये तो शेर जैसे दिखते हैं। चोर की गंध सूंघकर उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। राजू भीम के सबसे पीछे खचा था। शेरू उसके पैरों के पास चुपचाप बैठा था। शेरू उन विदेशी कुत्तों को देख रहा था, लेकिन भौंक नहीं रहा था। उसकी नाक अभी भी हवा में कुछ ढूंढ रही थी। राजू ने शेरू के सिर पर हाथ रखा और मन ही मन कहा, देख शेरू, भारे साहब लोग आए हैं, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पुलिस के कुत्तों को मंदिर के अंदर ले जाया गया। हैंडलर ने उन्हें उस टूटे हुए ताले और उस जगह को सूंघाया जहां मूर्ति रखी थी। कुत्तों ने हमीन सूंघी, इधर उधर घूमे, लेकिन फिर अजीब व्यवहार करने लगे। वे जोर जोर से छींकने लगे और अपना मुंह हमीन पर रगड़ने लगे। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने झूंझलाकर पूछा, क्या हुआ? ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? हैंडलर ने डरते हुए जवाब दिया, सर, लगता है चोर बहुत शातिर थे। उन्होंने यहां लाल मिर्च का पाउडर और कुछ रसायन केमिकल छूंक दिया है। इससे कुत्तों की नाक बंद हो गई है, वे गंध नहीं पकड़ पा रहे हैं। इंस्पेक्टर ने गुस्से में अपनी टोपी उतारकर जीप के बोनट पर दे मारी। बेवकूफ कहीं के, इतना बड़ा केस है और हमारे पास कोई सुराग नहीं है।
अगर मूर्ति राज्य से बाहर चली गई तो मेरी वर्दी उतर जाएगी। धूप तेज होती जा रही थी। उमस भरी गर्मी ने पुलिस के कुत्तों का बुरा हाल कर दिया था। वे शहर के एसी कमरों में रहने वाले कुत्ते थे। गांव की धूल और गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वे सुस्त होकर जीप की छाया में लेट गए। पुलिस वाले पसीना पोंछ रहे थे और गांव वाले निराश होकर देख रहे थे। उनकी उम्मीद टूट रही थी। तभी भी को चीरता हुआ एक छोटा लड़का आगे बढ़ा। वह राजू था। उसके पीछे शेरू चल रहा था। राजू सीधा इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के पास पहुंचा। उसके कपाए मैले थे, बाल बिखरे थे, लेकिन आंखों में डर नहीं था। साहब, राजू ने हाथ जोकर कहा। इंस्पेक्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या है? भाग यहां से। देखता नहीं हम काम कर रहे हैं। साहब, मैं मदद कर सकता हूं, राजू ने हिम्मत जुटाकर कहा। मेरा कुत्ता शेरू यह चोर को ढूंढ सकता है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह पहले तो एक पल के लिए चुप रहे, फिर जोर से हंस पड़े। उनके साथ खड़े हवलदार भी हंसने लगे। इंस्पेक्टर ने शेरू की तरफ इशारा किया, जो शांत भाव से राजू के बगल में खड़ा था। यह? इंस्पेक्टर ने ताना मारते हुए कहा। यह गली का मरियल कुत्ता? अरे लाके, हमारे लाखों रुपए की ट्रेनिंग वाले विदेशी कुत्ते फेल हो गए और तू कहता है कि तेरा यह देसी कुत्ता चोर को पकेगा? मजाक समझ रखा है क्या पुलिस के काम को? प्रधान जी भी हब्जाकर आगे आए और राजू का हाथ पकड़कर खींचने लगे। माफ करिएगा साहब, यह अनाथ है, थोड़ा नासमझ है। चल राजू, घर जा। क्यों साहब का दिमाग खराब कर रहा है? राजू ने प्रधान जी का हाथ छुआया और फिर से बोला, साहब, उन कुत्तों को गर्मी लग रही है, उनकी नाक में मिर्च लग गई है, लेकिन शेरू इसी मिट्टी का है, उसे यहां की हर गंध पता है। एक मौका दीजिए साहब, भगवान की मूर्ति का सवाल है। राजू की बात में इतनी सच्चाई थी कि एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया, लेकिन इंस्पेक्टर का अहंकार उसके सामने आ गया। एक छोटे बच्चे और आवारा कुत्ते की मदद लेना उसकी शान के खिलाफ था। हवलदार, इंस्पेक्टर ने काका कावा में कहा, इस लड़के को यहां से भगाओ और अगर इसने जांच में दखल दिया तो इसे थाने में बंद कर देना। हवलदार ने राजू को धक्का दिया। चल भाग यहां से। भा आया जासूस बनने। राजू गिरते गिरते बचा। शेरू ने हवलदार की तरफ देखकर गुर्राया, लेकिन राजू ने उसे शांत किया। नहीं शेरू, शांत। राजू अपमान का घूंट पीकर वहां से चला गया, लेकिन घर नहीं गया। वह दूर एक पेड़ के नीचे बैठकर सब देखता रहा। शाम होने को आई थी। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था। दबाव बढ़ता जा रहा था। अपनी नाकामी छिपाने के लिए इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे गांव को हिला दिया। हमें शक है कि यह काम किसी अंदर वाले का है, इंस्पेक्टर ने प्रधान जी से कहा। ताला इतनी आसानी से टूटा है, इसका मतलब किसी ने पहले से जानकारी दी थी। हम पुजारी दीनदयाल को पूछताछ के लिए थाने ले जा रहे हैं। यह सुनते ही गांव में हाहाकार मच गया। पंडित दीनदयाल 80 साल के बुजुर्ग थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस मंदिर की सेवा में बिता दी थी। वे तो चींटी को भी नहीं मारते थे। मूर्ति चोरी करना तो दूर की बात थी। नहीं साहब, यह जुल्म मत कीजिए। गांव वाले जीप के आगे लेट गए। पंडित जी निर्दोष हैं, लेकिन पुलिस ने लाठियां भांजकर भीम को हटा दिया। 2 पुलिस वाले बूए पंडित जी को घसीटते हुए जीप में बिठाने लगे। पंडित जी रो रहे थे। हे कान्हा, मैंने तेरी इतनी सेवा की, मुझे यह दिन दिखाने के लिए। यह दृश्य देखकर राजू का खून खौल उठा। वह जानता था पंडित जी निर्दोष हैं। वह यह भी जानता था कि पुलिस अपनी वर्दी बचाने के लिए किसी न किसी को बलि का बकरा बनाएगी, और अगर आज रात असली चोर नहीं मिले तो शायद मूर्ति कभी नहीं मिलेगी और पंडित जी जेल में मर जाएंगे। जीप धूल उड़ाते हुए पंडित जी को लेकर चली गई। इंस्पेक्टर ने जाते जाते कहा, हम कल सुबह फिर आएंगे। अगर किसी को चोर के बारे में पता चले तो खबर करना, वरना कल और भी लोग उठाए जाएंगे। गांव शमशान जैसा शांत हो गया। लोग अपने घरों में दुबक गए, डरे हुए और उदास। किसी के घर चूल्हा नहीं जला। मंदिर सूना पचा था, बिना भगवान और बिना पुजारी के। रात गहरी हो गई। राजू अपनी झोपड़ी में बैठा था। दादाजी सो रहे थे। राजू ने शेरू की आंखों में देखा। शेरू, राजू ने धीरे से कहा, पुलिस वाले चले गए, उनके विदेशी कुत्ते भी चले गए, अब सिर्फ हम हैं। पंडित बाबा ने एक बार मुझे बुखार में दवाई दी थी, याद है? आज उन्हें हमारी जरूरत है, और मेरे कन्हैया को भी। राजू उठा। उसने अपनी पुरानी लालटेन जलाई, अपनी लाठी उठाई और एक जूट का बोरा अपने कंधे पर डाला। शेरू समझ गया। वह तुरंत खसा हो गया और पूंछ हिलाने लगा।
उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, संकल्प की चमक। हमें चोर को ढूंढना होगा शेरू, चाहे वह पाताल में ही क्यों न छिपा हो, राजू ने कहा। दोनों अंधेरे में बाहर निकले। इस बार वे मंदिर के मुख्य रास्ते से नहीं गए, जहां पुलिस का पहरा था। एक दो हवलदार अभी भी वहां तैनात थे। वे खेतों के रास्ते से मंदिर के पीछे वाले हिस्से में पहुंचे। राजू जानता था कि चोर चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, वह जमीन पर पैर रखकर ही आया होगा। पुलिस के कुत्तों की नाक में मिर्च भर गई थी, क्योंकि उन्हें सीधे गर्भगृह में ले जाया गया था, जहां मिर्च पाउडर सबसे ज्यादा था। लेकिन राजू ने अपना दिमाग लगाया। उसने सोचा, चोर मंदिर से निकलकर जिस रास्ते भागे होंगे वहां तो मिर्च नहीं होगी। वह शेरू को मंदिर की टूटी हुई दीवार के पास ले गया, जहां से जंगल का रास्ता शुरू होता था। यह वही रास्ता था जहां से अक्सर जंगली सूअर आते थे, इसलिए लोग उधर कम जाते थे। सूंघ शेरू, राजू ने जमीन की तरफ इशारा किया। भगवान जी को ढूंढना है। शेरू ने अपनी नाक जमीन से लगा दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहले तो वह इधर उधर भटकता रहा। बारिश की वजह से बहुत सी गंध मिट चुकी थी। राजू का दिल बैठ रहा था, क्या बारिश ने सारे निशान मिटा दिए? तभी शेरू एक कांटेदार झांची के पास रुका। वहां कीचड़ में एक कप्पे का टुकड़ा फंसा हुआ था। शायद भागते वक्त चोर का कप्पा फट गया था। शेरू ने उसे सूंघा और फिर उसने अपना सिर उठाया और हवा में एक लंबी सांस ली। उसने एक हल्की आवाज निकाली और अपनी पूंछ सीधी कर ली। उसे गंध मिल गई थी। यह गंध मिर्च की नहीं थी। यह गंध शायद उस वाहन के टायर की थी या उस आदमी के पसीने की जो मूर्ति ले गया था। शेरू ने दौड़ना शुरू नहीं किया, बल्कि वह तेज कदमों से चलने लगा। राजू लालटेन की मध्यम रोशनी में उसके पीछे पीछे चला। वे गांव से दूर घने जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। यह काला पहाड़ का रास्ता था, जहां दिन में भी लोग जाने से डरते थे। कहा जाता था कि वहां पुराने खंडहर हैं जहां भूत रहते हैं। राजू को डर लग रहा था। हवा में सरसराहट थी, उल्लुओं की आवाजें आ रही थीं, लेकिन आगे चलते शेरू को देखकर उसका डर गायब हो जाता। वे दोनों एक भय मिशन पर थे। एक तरफ पुलिस का अहंकार और आधुनिक तकनीक थी जो हार मान चुकी थी, और दूसरी तरफ एक अनाथ बच्चा और उसका देशी कुत्ता जो सिर्फ विश्वास के सहारे आगे बाज रहे थे। लगभग 2 घंटे चलने के बाद जंगल घना हो गया। चौछाई शुरू हो गई थी। शेरू अचानक रुक गया। उसने अपने कान खड़े किए और राजू की तरफ मुंह कर देखा। उसने भौंकने की कोशिश की, लेकिन राजू ने तुरंत अपने होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। सामने पहाड़ी के नीचे एक पुराना वीरान पटा हुआ बंगला दिखाई दे रहा था। यह अंग्रेजों के पैमाने का डाक बंगला था जो अब खंडहर बन चुका था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस वीरान खंडहर की एक खिड़की से बहुत हल्की पीली रोशनी आ रही थी, और बाहर एक बाजी गाजी ट्रक या जीप खड़ी थी जिसे पत्तों से ढकने की कोशिश की गई थी। राजू समझ गया, चोर यही है। उसने लालटेन बुझा दी। अब सिर्फ चांद की धुंधली रोशनी थी। शाबाश शेरू, राजू ने उसके कान में फुसफुसाया, तूने कर दिखाया। लेकिन अब असली मुसीबत शुरू होने वाली थी। चोर कितने हैं? उनके पास हथियार होंगे। राजू तो बस एक बच्चा है। वह क्या कर सकता है? क्या उसे वापस जाकर पुलिस को बुलाना चाहिए? लेकिन गांव जाने और वापस आने में 3-4 घंटे लग जाएंगे। तब तक शायद चोर निकल जाएं। राजू ने एक फैसला लिया। उसे देखना होगा कि मूर्ति वहां है भी या नहीं। वह शेरू को वहीं झांझियों में रहने का इशारा करके खुद रेंगते हुए खंडहर की तरफ बा। उसका दिल हथौए की तरह बज रहा था। एक गलत कदम और खेल खत्म। राजू सांस रोके उस टूटी हुई खिड़की के नीचे दुबका हुआ था। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था जैसे अंदर बैठे लोग इसे सुन लेंगे। उसने धीरे से सिर उठाया और खिड़की की दरार से अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। एक बड़ा सा कमरा था जिसकी छत जगह जगह से टूटी हुई थी। बीच में एक लालटेन जल रही थी। वहां 4 आदमी बैठे थे। वे देखने में ही खूंखार लग रहे थे। उनके चेहरे पर क्रूरता थी और पास में ही देसी कट्टे, बंदूकें और लाठियां रखी थीं। वे शराब पी रहे थे और एक करती है वे शराब पी रहे थे, जोर जोर से हंस रहे थे। लेकिन जिस चीज ने राजू का ध्यान खींचा वह थी कमरे के कोने में रखी एक बोरी। बोरी का मुंह खुला था और उसमें से भगवान कृष्ण की सांवली सूरत झांक रही थी। वही अष्टधातु की मूर्ति जिसके आगे राजू का पूरा गांव सिर झुकाता था, आज इन पापियों के शराब की बोतलों के बीच जमीन पर पड़ी थी। यह भगवान का अपमान था। उनमें से एक आदमी
जो शायद उनका सरदार था, उसने फोन पर बात करना शुरू किया। राजू ने कान लगाकर सुना। हाँ सेठ, माल एकदम असली है, 100 साल पुराना। पुलिस? अरे पुलिस तो गांव वालों को पीट रही है। हम अभी निकल रहे हैं, आधे घंटे में गाजी स्टार्ट करेंगे और सीमा पार। तुम बस पैसा तैयार रखो। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। आधे घंटे, सिर्फ आधे घंटे में वे भगवान को लेकर चले जाएंगे। अगर राजू वापस गांव गया पुलिस को बुलाने तो कम से कम 3 घंटे लगेंगे। तब तक तो ये लोग हवा हो जाएंगे। और अगर ये निकल गए तो पंडित बाबा जेल में सत्ते रहेंगे और गांव की आस्था हमेशा के लिए खंडित हो जाएगी। राजू वापस झाड़ियों में रेंगता हुआ आया, जहां शेरू उसका इंतजार कर रहा था। शेरू ने राजू के चेहरे को सूंघा, जैसे वह उसकी घबराहट को महसूस कर रहा हो। शेरू, राजू ने कांपती आवाज में कहा, वक्त नहीं है, हम उन्हें जाने नहीं दे सकते। हमें उन्हें रोकना होगा जब तक कि कोई मदद ना आ जाए। लेकिन एक 12 साल का बच्चा और एक कुत्ता 4 हथियारबंद गुंडों को कैसे रोक सकता है? राजू ने अपनी जेब टटोली। उसके पास बस एक माचिस थी, एक छोटी सी चाकू जो वह बकरियों के लिए टहनियां काटने के लिए रखता था, और कुछ कंचे जो वह खेलने के लिए जेब में रखता था। उसने उस जीप की तरफ देखा जो बाहर खड़ी थी। वह एक पुरानी भारी भरकम जीप थी। राजू के दिमाग की बत्ती जली। अगर गाजी ही न चले तो वे मूर्ति कैसे ले जाएंगे? यही मौका है, राजू ने सोचा। उसने शेरू को वहीं रुकने का इशारा किया। तू यहीं रह, आवाज मत करना। राजू पेट के बल रेंगता हुआ जीप की तरफ बहा। कीच और कांटों ने उसके कोहनी और घुटने छील दिए थे, लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं था। वह जीप के पिछले पहिए के पास पहुंचा। अंदर से गुंडों के हंसने की आवाज आ रही थी। राजू ने अपनी छोटी सी चाकू निकाली। टायर बहुत मोटा और सख्त था। उसकी छोटी चाकू से टायर फटना मुश्किल था। उसने टायर की हवा निकालने वाली वाल्व निपल को देखा। उसने एक छोटी लकड़ी का तिनका लिया और उसे वाल्व के अंदर फंसा दिया। फिस, हवा निकलने की धीमी सी आवाज आई। राजू का दिल हलक में आ गया। वह जम गया। क्या उन्होंने सुना? अंदर खामोशी छाई रही। फिर किसी के खांसने की आवाज आई और फिर वही हंसी। उन्होंने नहीं सुना। राजू ने राहत की सांस ली। उसने जल्दी जल्दी बाकी के टायरों के साथ भी यही किया। अब जीप कहीं नहीं जाने वाली थी। 17 का सत्ता, एक बाती का तत्तरी। लेकिन राजू जानता था कि यह काफी नहीं है। जब वे बाहर आएंगे और देखेंगे कि टायर पंचर हैं, तो वे उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे या दूसरी गाजी बुलाएंगे। उसे उन्हें डराना होगा। उसे इस काला पहाड़ की डरावनी कहानियों का फायदा उठाना होगा। राजू वापस खंडहर के एक अंधेरे कोने में गया। वहां लोहे की कुछ पुरानी जंग लगी चद्दरें और पाइप पड़े थे। हवा चलने पर वे बजते थे। राजू ने एक लोहे की चद्दर को एक धागे से बांधा और उसे छत के एक कुंडे से लटका दिया। फिर उसने अपनी जेब से कंचे निकाले और उन्हें फर्श पर बिखेर दिया। अब खेल शुरू करने का वक्त था। राजू ने एक पत्थर उठाया और जोर से लोहे की चद्दर पर मारा। धाम! सन्नाटे में आवाज किसी बम जैसी लगी। अंदर बैठे गुंडे चौंक कर खड़े हो गए। यह क्या आवाज थी? सरदार ने पूछा। लगता है कोई जानवर है, सरदार, दूसरे ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर था। जाकर देख, सरदार ने हुक्म दिया। एक गुंडा जिसका नाम बिल्लू था, हाथ में लाठी और टॉर्च लेकर बाहर निकला। वह गालियां बकता हुआ आ रहा था। कौन है बे? सामने आ। जैसे ही वह बरामदे में आया, उसका पैर राजू के बिखेरे हुए कंचों पर पा। धप्प! बिल्लू संभल नहीं पाया और मुंह के बल गिरा। उसकी टॉर्च हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। राजू ने मौके का फायदा उठाया। वह एक खंभे के पीछे छिपा था। उसने अपनी माचिस जलाई और सूखे पत्तों के एक ढेर में फेंक दी जो उसने पहले ही जमा किया था। आग भभक उठी। अचानक लगी आग और बिल्लू की चीख सुनकर बाकी गुंडे भी बाहर दौड़े। क्या हुआ? किसने मारा? सरदार चिल्लाया। सरदार, यहां कोई है, मुझे धक्का दिया, बिल्लू ने कराहते हुए कहा। कौन है? भूत है क्या? एक और गुंडा जो थोड़ा डरपोक था कांपने लगा। मैंने सुना है इस पहाड़ी पर चुड़ैल रहती है। चुप कर बेवकूफ, सरदार ने डांटा। कोई भूत वूत नहीं होता, कोई जासूस होगा, ढूंढो उसे। जिंदा नहीं बचना चाहिए। चारों गुंडे अलग अलग दिशा में फैल गए। उनके हाथों में हथियार थे। राजू का दिल जोर से धड़क रहा था। वह एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिपा था। अब भागने का रास्ता बंद हो चुका था। तभी एक गुंडा राजू के छिपने की जगह के बहुत करीब आ गया।
वह टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमा रहा था। रोशनी राजू के पैरों पर पटने ही वाली थी। राजू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और हनुमान जी को याद किया। अचानक अंधेरे में से एक छाया बिजली की तरह कौंधी। गुर्रर, भौंक। शेरू। शेरू ने पूरी ताकत से उस गुंडे के हाथ पर छलांग लगाई। उसके नुकीले दांत गुंडे की कलाई में गांह गए। आह, बचाओ! कुत्ते ने काट लिया। गुंडा चीखा और उसकी बंदूक नीचे गिर गई। शेरू उसे छोकर तुरंत अंधेरे में गायब हो गया। वह एक प्रशिक्षित फौजी कुत्ते की तरह हमला कर रहा था। वार करो और गायब हो जाओ। सरदार और बाकी लोग आवाज की तरफ दौड़े। कुत्ता? जंगल में कुत्ता कहां से आया? अब गुंडे घबरा गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे किससे लौट रहे हैं। कभी लोहे के बजने की आवाज आती, कभी आग जलती और कभी अंधेरे से एक आदमखोर जानवर उन पर झपटता। सरदार, यहां कुछ गड़बड़ है। चलो माल लेकर निकलते हैं। गाजी में बैठकर ही सबको उड़ा देंगे। एक ने सलाह दी। वे सब भागकर जीप की तरफ गए। उन्होंने मूर्ति वाली बोरी उठाई और जीप में डाली। ड्राइवर सीट पर बैठकर सरदार ने चाबी घुमाई। इंजन स्टार्ट हुआ, लेकिन जैसे ही उसने एक्सीलेटर दबाया, जीप आगे बढ़ने के बजाय वहीं घिसटने लगी। क्या हुआ? सरदार चिल्लाया। सरदार, चारों टायर पंचर हैं। किसी ने हवा निकाल दी है, ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा। हरामखोर! सरदार गुस्से से पागल हो गया। यह किसी भूत का काम नहीं है, कोई इंसान है और वह यहीं आसपास है। चारों तरफ घेरा बनाओ, आज मैं उसे चीर दूंगा। राजू समझ गया कि अब छिपना मुमकिन नहीं है। वे लोग टॉर्च लेकर हर झांझी, हर कोने को छान रहे थे। वे राजू के बहुत करीब आ गए थे। राजू ने भागने की कोशिश की। वह दीवार फांदकर दूसरी तरफ कूदना चाहता था। उसने दौड़ लगाई, लेकिन कीच में उसका पैर फिसल गया। वह धाम से गिरा। गिरने की आवाज सुनकर सरदार ने अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाई। रोशनी सीधे राजू के चेहरे पर पाजी। वहां है, पकड़ो उसे! राजू उठा और भागा, लेकिन सामने से दूसरे गुंडे ने उसे घेर लिया। राजू ने चकमा देने की कोशिश की, लेकिन सरदार ने पीछे से आकर उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। तो यह है वह भूत। सरदार ने अपनी डरावनी हंसी हंसी। एक चूहा, एक 2 टके का भिखारी का बच्चा हमारे खेल में टांग आ जाएगा? राजू हवा में हाथ पैर मार रहा था। छोड़ो मुझे, तुम लोग पापी हो। भगवान तुम्हें मान नहीं करेंगे। भगवान? सरदार ने राजू को जमीन पर पटक दिया। राजू के मुंह से खून निकल आया। तेरा भगवान तो मेरी गाजी में बोरी में बंद है। वह खुद को नहीं बचा पाया, तुझे क्या बचाएगा? सरदार ने अपनी कमर से एक बड़ा सा चाकू निकाला। उसकी धार चांदनी में चमक रही थी। बहुत शौक है ना हीरो बनने का, आज तेरी बलि चचेगी। राजू ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। उसने सोचा, दादाजी माम करना, मैं हार गया। लेकिन तभी धान खंडहर की दीवार के ऊपर से एक परछाई कूदी। वह सीधा सरदार की छाती पर जा गिरी। वह शेरू था, लेकिन इस बार शेरू सिर्फ डराने के लिए नहीं आया था, वह मारने के लिए आया था। शेरू का वजन और गुस्सा इतना ज्यादा था कि सरदार पीठ के बल जमीन पर गिरा। शेरू ने उसके गले को निशाना बनाया। सरदार का चाकू दूर जा गिरा। हटाओ, इस कुत्ते को हटाओ! सरदार चीख रहा था। वह अपने हाथों से शेरू को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शेरू ने उसकी बांह जकठा रखी थी। बाकी 3 गुंडे हक्के बक्के रह गए, लेकिन फिर संभलकर वे शेरू पर टूट पड़े। एक ने लाठी उठाई और जोर से शेरू की कमर पर दे मारी। कू! शेरू दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने सरदार को नहीं छोड़ा। शेरू! राजू चिल्लाया। वह उठा और उस गुंडे के पैर से लिपट गया जिसने लाठी मारी थी। उसने पूरी ताकत से गुंडे के पैर में दांत गैंचा दिए। आह! इस साले ने काट लिया। अब वहां कोहराम मच गया था। एक बच्चा और एक कुत्ता 4 हैवानों से लड़ रहे थे, लेकिन ताकत का संतुलन बराबर नहीं था। एक गुंडे ने बंदूक की बट से शेरू के सिर पर वार किया। शेरू चकरा गया और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। सरदार ने मौका पाकर उसे लात मारी। शेरू दूर जाकर गिरा। वह उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका सिर खून से लथपथ था। वह लू खचा रहा था। अब नहीं बचेगा तू! सरदार खचा हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह गुस्से से कांप रहा था। उसने अपनी बंदूक उठाई और उसका निशाना सीधे शेरू की तरफ किया। नहीं! राजू शेरू के सामने आ खसा हुआ। उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए। शेरू को मत मारो, मुझे मार दो, लेकिन मेरे दोस्त को छोड़ दो। सरदार रुका। उसने एक क्रूर मुस्कान के साथ राजू को देखा। वाह, क्या दोस्ती है! ठीक है, पहले तुझे भेजता हूं, फिर तेरे कुत्ते को।
उसने बंदूक का घोहा ट्रिगर दबाने के लिए उंगली रखी। राजू ने आंखें नहीं मूंदी। वह सीधे मौत की आंखों में देख रहा था। उसे डर नहीं लग रहा था, उसे बस अफसोस था कि वह मूर्ति नहीं बचा पाया। ठाई जंगल में गोली चलने की आवाज गूंज उठी। पक्षी फफाकर उड़ गए। राजू का शरीर झटके से पीछे हुआ? नहीं, राजू खसा था। वह अपनी जगह से हिला भी नहीं था। उसने हैरानी से अपने शरीर को देखा। उसे गोली नहीं लगी थी। तो गोली किसे लगी? तभी सरदार के हाथ से बंदूक छूटकर गिर गई। सरदार ने दर्द भरी चीख के साथ अपना कंधा पकड़ लिया। उसके कंधे से खून बह रहा था। सबने चौंक कर उस दिशा में देखा जहां से गोली चली थी। खंडहर की टूटी हुई दीवार पर हाथ में धुआं देती हुई राइफल लिए एक साया खड़ा था। चांदनी उसके चेहरे पर पार रही थी। वह कोई पुलिस वाला नहीं था, वह कोई फौजी नहीं था। वह ठाकुर बलवंत सिंह थे, गांव के हिमीदार जो कभी शिकार के शौकीन हुआ करते थे। और उनके पीछे मशालें लिए खसा था पूरा मदनपुर गांव। रामू काका, प्रधान जी और गांव के दर्जनों नौजवान, सबके हाथों में लाठियां, दरांती और कुल्हाड़ियां थीं। खबरदार, जो किसी ने मेरे गांव के बच्चे को हाथ भी लगाया। ठाकुर साहब की गरजदार आवाज गूंजी। आज तुम लोगों की लाशें इसी काला पहाड़ पर गिद्ध खाएंगे। राजू की आंखों से आंसू बह निकले। वे अकेले नहीं थे। बंदूक की गोली की गूंज अभी भी हवा में थी। ठाकुर साहब की चेतावनी ने उन चारों गुंडों के पैरों को जमा दिया था। जिस सरदार ने अभी राजू के सिर पर मौत तान रखी थी, अब वह अपने खून से सने कंधे को पककर दर्द से बिलबिला रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। सामने सिर्फ ठाकुर साहब नहीं थे, बल्कि उनके पीछे मशालों का एक सैलाब था। पूरा मदनपुर आया था। जिनके हाथों में कल तक खेती के औजार थे, आज उनके हाथों में धर्म और न्याय के हथियार थे। उनकी आंखों में वही आग थी जो लंका दहन के समय हनुमान जी की आंखों में रही होगी। घेर लो इन पापियों को, प्रधान जी ने ललकारा। एक भी बचकर नहीं जाना चाहिए। गांव वाले भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। गुंडों के पास अब न बंदूक उठाने की हिम्मत थी, न भागने की जगह। रामू काका ने दौड़कर सबसे पहले उस गुंडे को लाठी मारी जिसने शेरू के सिर पर वार किया था। मेरे गांव के जानवर को मारेगा? हाँ, रामू काका चिल्लाए। तू इंसान कहलाने लायक नहीं है। देखते ही देखते उन चारों बदमाशों को मीन पर पटक दिया गया। गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। लात, घूंसे और लाठियां बरसने लगीं। यह कानून हाथ में लेने वाली बात थी, लेकिन उस वक्त वहां कोई कानून नहीं था। वहां सिर्फ भावनाएं थीं। ठाकुर साहब ने हाथ उठाकर भीह को रोका। रुको, बस करो। ठाकुर साहब ने अपनी भारी आवाज में कहा, हमें इन्हें मारना नहीं है। मार दिया तो इन्हें अपनी करनी का पछतावा कैसे होगा? इन्हें तो ऐसी सजा मिलेगी कि इनकी 7 पुश्तें भी मंदिर की तरफ देखने से डरेंगी। भी पीछे हट गई, लेकिन उन्होंने घेरा नहीं तोहा। चारों गुंडे धूल में सने अधमरे होकर पाटे थे। उनका सरदार कराह रहा था, पानी पानी, लेकिन किसी ने उसकी तरफ थूका भी नहीं। इधर जैसे ही खतरा टला, राजू दौड़कर शेरू के पास गया। शेरू खमीन पर लेटा था। उसके सिर से खून बह रहा था और उसकी सांसें भारी चल रही थीं। शेरू, शेरू, आंखें खोल मेरे भाई। राजू ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। उसके आंसू शेरू के चेहरे पर गिर रहे थे। देख, सब आ गए। हम जीत गए शेरू, तू सो नहीं सकता, उठ। शेरू ने राजू की आवाज सुनी। उसने बहुत धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी पूंछ का सिरा हमीन पर हल्का सा हिला, थप थप। वह हिल नहीं पा रहा था, लेकिन अपनी वफादारी जताने के लिए उसने राजू के हाथ को चाटने की कोशिश की। गांव के वैद्य जी जो भी के साथ आए थे, तुरंत आगे आए। उन्होंने अपनी थैली से जज्जी बूटियों का लेप निकाला और शेरू के सिर पर लगाया। घबरा मत राजू, वैद्य जी ने दिलासा दिया। चोट गहरी है, लेकिन तेरा शेरू फौलाद का बना है। खून बहना बंद हो जाएगा। इसे बस आराम की जरूरत है। तभी जंगल के रास्ते पर जीपों की हेडलाइट्स चमकी और सायरन की आवाज सुनाई दी। पुलिस आ गई थी हमेशा की तरह। सब कुछ खत्म होने के बाद इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपनी टीम के साथ जीप से उतरे। वे हैबजाए हुए थे। उन्हें खबर मिली थी कि काला पहाड़ पर गोली चली है। जब उन्होंने वहां का ननारा देखा तो उनके पैरों तले हमीन खिसक गई। 4 खूंखार अपराधी, जिन्हें उनकी पुलिस टीम और विदेशी कुत्ते नहीं ढूंढ पाए थे, वे रस्सियों से बंधे हमीन पर पड़े थे। और जिस मूर्ति के लिए वे दिन भर परेशान थे, वह एक जीप की पिछली सीट पर सुरक्षित रखी थी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह धीरे धीरे आगे बढ़े।
उनकी नजर ठाकुर साहब, प्रधान जी और फिर उस छोटे से लड़के राजू पर पड़ी जो अपने घायल कुत्ते को गोद में लिए बैठा था। वही लड़का जिसे उन्होंने कुछ घंटे पहले धक्के मारकर भगाया था। ये सब क्या है? इंस्पेक्टर ने हकलाते हुए पूछा। ये लोग यहां कैसे? ठाकुर साहब ने अपनी बंदूक कंधे पर रखी और इंस्पेक्टर की आंखों में आंखें डालकर बोले, इंस्पेक्टर साहब, जब आपकी कानून की किताब सो रही थी तब मेरे गांव का धर्म जाग रहा था। आपने कहा था ना कि यह काम किसी अंदर वाले का है। आपने हमारे निर्दोष पुजारी को उठाया। देख लीजिए, ये हैं असली चोर, शहर के पेशेवर तस्कर। इंस्पेक्टर की नजर उस सरदार पर पजी, वह उसे पहचान गए। अरे, यह तो दिलावर है। इंस्पेक्टर हैरान रह गए। यह तो 3 राज्यों का वांटेड मूर्ति तस्कर है। हम इसे 2 साल से ढूंढ रहे थे? प्रधान जी ने व्यंग्य किया। और इसे ढूंढा किसने? एक अनाथ बच्चे और उसके गली के कुत्ते ने। उसी कुत्ते ने जिसे आपने मरियल कहा था। पूरा माहौल शांत हो गया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को अपनी वर्दी इतनी भारी कभी नहीं लगी थी जितनी आज लग रही थी। उन्होंने राजू की तरफ देखा। राजू का चेहरा आंसुओं और धूल से सना था। उसके कपड़े फटे थे, लेकिन उस वक्त उसका कद किसी भी पुलिस वाले से बड़ा लग रहा था। राजू ने धीरे से शेरू को जमीन पर लिटाया और खचा हुआ। वह लंघाते हुए जीप के पास गया और वहां से भगवान कृष्ण की मूर्ति वाली बोरी उठाई। मूर्ति भारी थी, लेकिन राजू के हाथों में आज अजीब सी ताकत थी। उसने मूर्ति को बाहर निकाला और अपने सीने से लगा लिया। चांदनी में अष्टधातु की मूर्ति चमक उठी। साहब, राजू ने इंस्पेक्टर के पास जाकर कहा। उसकी आवाज में न गुस्सा था न शिकायत, बस एक गहरा दर्द था। मेरी शर्त है, मैं यह मूर्ति पुलिस को नहीं दूंगा। इंस्पेक्टर चौंक गए। क्या मतलब? यह केस प्रॉपर्टी है, इसे थाने ले जाना होगा। नहीं, राजू ने जोर से कहा, यह प्रॉपर्टी नहीं है, यह हमारे भगवान है और आप इन्हें तब तक हाथ नहीं लगा सकते जब तक आप दीनदयाल बाबा को इज्जत यहां नहीं लाते। भी ने एक सुर में हुंकार भरी। हां, बाबा को बुलाओ, अभी बुलाओ। इंस्पेक्टर ने स्थिति की नजाकत को समझा। अगर उन्होंने अभी मना किया तो यह भी उग्र हो सकती थी, और वैसे भी उनकी गलती थी। उन्होंने तुरंत अपना वायरलेस सेट निकाला और थाने में फोन किया। हवलदार, दीनदयाल पुजारी को तुरंत छोड़ दो, गाजी भेजो और उन्हें ससम्मान काला पहाड़ के नीचे वाले रास्ते पर लेकर आओ अभी। लेकिन ये एम आधे घंटे के सन्नाटे और इंतजार के बाद पुलिस की एक और जीप आई। उसमें से पंडित दीनदयाल जी उतरे। वे कमजोर लग रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें अभी तक नहीं पता था कि क्या हुआ है। जैसे ही उन्होंने अपनी इष्ट देव की मूर्ति राजू के हाथों में देखी, वे वहीं घुटनों के बल गिर पाए। हे गोविंद, हे मुरारी, वे फूट फूट कर रोने लगे। राजू उनके पास गया और मूर्ति उनकी गोद में रख दी। बाबा, आपके कन्हैया को कोई कहीं नहीं ले जा सकता। शेरू ने उन्हें जाने नहीं दिया। पंडित जी ने कांपते हाथों से राजू को गले लगा लिया। फिर उन्होंने शेरू को देखा जो अब होश में आ रहा था। पंडित जी ने अपने गले की तुलसी की माला उतारी और शेरू के गले में डाल दी। आज से यह कुत्ता नहीं, यह इस मंदिर का भैरव है। पंडित जी ने घोषणा की। जो काम हम इंसान नहीं कर पाए, वो इस मूक प्राणी ने कर दिखाया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने चुपचाप अपने हवलदारों को इशारा किया। पुलिस वालों ने गुंडों को उठाया और जीप में ठूंस दिया। जाने से पहले इंस्पेक्टर विक्रम सिंह राजू के पास आए। उन्होंने अपना काला चश्मा उतारा। शायद पहली बार उन्होंने किसी गांव वाले के सामने अपनी आंखों से पर्दा हटाया था। वे राजू के कद के बराबर नीचे झुके। बेटा, इंस्पेक्टर ने भारी आवाज में कहा, मुझे मान कर देना। मैंने तुम्हारी वर्दी नहीं देखी, मैंने तुम्हारा दिल नहीं देखा। लोग कहते हैं कानून अंधा होता है। आज साबित हो गया। तुम्हारा यह दोस्त, यह शेरू, अगर यह इंसान होता तो मैं इसे अपनी जगह इंस्पेक्टर बना देता। राजू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हाथ जोड़ लिए। यह संस्कार थे जो उसे उसके दादाजी ने दिए थे। बप्पन मां करने में है। और हां, इंस्पेक्टर ने उठते हुए कहा, सरकार की तरफ से इनाम का ऐलान है 50,000 रुपए। यह पूरा इनाम राजू और शेरू को मिलेगा। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे, राजू भैया हिंदाबाद, शेरू हिंदाबाद। काफिला वापस गांव की तरफ बढ़ा। सबसे आगे पंडित जी मूर्ति लेकर चल रहे थे। उनके बगल में ठाकुर साहब और प्रधान जी थे और उनके ठीक पीछे एक खटिया पर शेरू लेटा हुआ था, जिसे गांव के 4 नौजवान अपने कंधों पर उठाकर ला रहे थे, जैसे किसी राजा की सवारी निकलती है।
और उस खटिया के साथ साथ चल रहा था राजू, जिसका हाथ शेरू के सिर पर था। सुबह की पहली किरण फूट रही थी। मदनपुर के इतिहास में यह सवेरा सबसे अलग था। सूरज की रोशनी जब शेरू के जख्मों पर पड़ी तो वे सोने की तरह चमकने लगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। राजू और शेरू की बहादुरी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अखबार वाले, टीवी वाले सब मदनपुर की तरफ दौड़े। कुत्ते ने पकड़ा तस्कर गिरोह, अनाथ बच्चे ने बचाया भगवान को, ऐसी हेडलाइंस से अखबार भरे पड़े थे। राजू, जो कल तक 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, अब हीरो बन गया था। लेकिन राजू को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे चिंता थी तो बस शेरू की, जो अब भी ठीक से चल नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि सिर की चोट गहरी है और शायद शेरू की एक आंख की रोशनी चली जाए। राजू अस्पताल में शेरू के पास बैठा था। शेरू की एक आंख पर पट्टी बंधी थी। तुझे कुछ नहीं होगा शेरू। राजू उसे अपने हाथ से दूध पिला रहा था। तूने मुझे रास्ता दिखाया, अब मैं तेरी आंख बनूंगा। तभी अस्पताल के कमरे के बाहर जूतों की एक भारी आवाज सुनाई दी, खट खट खट। यह पुलिस के जूतों की आवाज नहीं थी। यह आवाज ज्यादा अनुशासित, ज्यादा काकक थी। राजू ने मुंह कर देखा। दरवाजे पर एक लंबा चौहा आदमी खसा था। उसने जैतून हरे रंग, ऑलिव ग्रीन की वर्दी पहन रखी थी। उसके कंधे पर सितारे चमक रहे थे और सीने पर कई मेडल लगे थे। वह एक फौजी अफसर था। उसके पीछे 2 जवान और थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर और नर्स भी एक तरफ हट गए। फौजी अफसर सीधा राजू के पास आया। उसने शेरू को देखा, फिर राजू को। जय हिंद, अफसर की आवाज गूंजी। राजू अभाकर खचा हो गया। जय हिंद साहब, मेरा नाम कर्नल रणविजय सिंह है। आर्मी के डॉग ट्रेनिंग सेंटर आरवीसी रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स से। अफसर ने कहा, मैंने तुम्हारे दोस्त के बारे में पढ़ा और पुलिस की रिपोर्ट देखी। जिस तरह से इसने 4 हथियारबंद लोगों पर हमला किया और फिर गायब हो गया, यह कोई आम कुत्ते का काम नहीं है। इसमें एक योद्धा की आत्मा है। राजू समझ नहीं पाया कि क्या कहे। कर्नल ने घुटनों के बल बैठकर शेरू के सिर पर हाथ फेरा। शेरू ने गुर्राया नहीं, बल्कि कर्नल का हाथ सूंघा और अपनी पूंछ हिलाई। एक फौजी शायद दूसरे फौजी को पहचान लेता है। बेटा, कर्नल ने राजू की आंखों में देखा, हम एक खास मिशन के लिए कुछ बहुत ही विशेष कुत्तों की तलाश में हैं। ऐसे कुत्ते जिनमें डर न हो, जो वफादार हों और जिनकी सूंघने की शक्ति कुदरती हो। तुम्हारा शेरू इसमें वो सब है जो हमें चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा हमें तुम्हारे जैसे हैंडलर की जरूरत है, जो बिना बोले अपने साथी की बात समझ ले। राजू का दिल जोर से धड़का। क्या मतलब साहब? हम चाहते हैं कि तुम और शेरू हमारे साथ मेरठ सेंटर चलो। हम शेरू का इलाज कराएंगे, उसका ऑपरेशन बाबे डॉक्टरों से कराएंगे, और फिर अगर तुम चाहो तो हम शेरू को देश की सेवा के लिए ट्रेन करेंगे और तुम्हें उसकी देखरेख के लिए नौकरी और पचाई दोनों देंगे। राजू के लिए यह किसी सपने जैसा था। उसे याद आया कि लोग उसे कूड़ा बीनने वाला या चरवाहा कहते थे, और आज देश की सेना उसे बुला रही थी। उसने दादाजी की तरफ देखा जो दरवाजे पर खड़े थे। दादाजी ने आंखों से सहमति दी। जा बेटा, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? राजू ने कर्नल से पूछा, क्या हम हमेशा साथ रहेंगे? कर्नल मुस्कुराए। एक हैंडलर और उसका कुत्ता जिस्म और रूह की तरह होते हैं। जब तक सांस है, साथ है। राजू ने शेरू के माथे को चूमा। सुना तूने शेरू, अब हम फौजी बनेंगे। और इस तरह मदनपुर के धूल भरे रास्तों से निकलकर राजू और शेरू ने एक नए सफर की शुरुआत की। एक ऐसा सफर जो उन्हें देश की सीमाओं तक ले जाने वाला था, जहां उनकी वफादारी और साहस की असली परीक्षा होनी बाकी थी। मेरठ के आर्मी डॉग ट्रेनिंग सेंटर में 2 साल कैसे बीत गए, राजू को पता ही नहीं चला। वह राजू जो कभी फटे कफों में बकरियां चराता था, अब भारतीय सेना की वर्दी पहनता था। उसके पैरों में मजबूत बूट थे और कंधों पर देश की जिम्मेदारी। और शेरू अब सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वह सिपाही शेरू बन चुका था। उसकी एक आंख पर चोट का निशान अब भी था, जो उसे और भी खूंखार और रोबदार बनाता था। ट्रेनरों का कहना था कि शेरू जैसा ट्रैकर डॉग खोजने वाला कुत्ता उन्होंने आज तक नहीं देखा। बारूद हो या दुश्मन, शेरू की नाक से कुछ नहीं बच सकता था। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनकी पोस्टिंग हुई कश्मीर, धरती का स्वर्ग, लेकिन फौजियों के लिए सबसे मुश्किल रणभूमि।
जहां एक तरफ बर्फीली हवाएं हड्डियों को जमा देती थीं, वहीं दूसरी तरफ दुश्मन की गोलियां कभी भी चल सकती थीं। कुपवासा सेक्टर की एक अग्रिम चौकी, फॉरवर्ड पोस्ट। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ की चादर थी। यहां ऑक्सीजन कम थी, लेकिन हौसले बुलंद थे। राजू और शेरू को डेल्टा कंपनी के साथ तैनात किया गया था। शुरू में यूनिट के बाकी जवान शेरू को लेकर थोड़े संशय में थे। देसी कुत्ता है, इतनी ठंड बर्दाश्त कर पाएगा? एक हवलदार ने पूछा था। लेकिन एक हफ्ते के अंदर शेरू ने सबका दिल जीत लिया। जब रात को -20 डिग्री तापमान में सब ठिठुरते थे, तो शेरू संतरी के साथ जागकर पहरा देता था। उसकी गर्म सांसें और उसकी मौजूदगी जवानों को घर की याद दिलाती थी। वह उनका साथी बन गया था। वे अपने हिस्से का बिस्कुट उसे खिलाते और वह अपनी पूंछ हिलाकर उनका तनाव कम कर देता। दिसंबर की एक सर्द रात थी। खुफिया खबर मिली थी कि सीमा पार से कुछ आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। उनका मकसद था श्रीनगर जाने वाले सेना के काफिले कॉन्वॉय को उड़ाना। मेजर साहब ने राजू को बुलाया। राजू, आज रात की गश्त पेट्रोल बहुत अहम है। मौसम खराब है, विजिबिलिटी 0 है। हमें सिर्फ शेरू की नाक पर भरोसा है। जी साहब, राजू ने तनकर सैल्यूट किया। शेरू कभी धोखा नहीं देगा। राजू ने शेरू को उसकी खास बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई। शेरू समझ गया कि काम का वक्त हो गया है। उसका खेलकूद वाला बर्ताव एकदम बदल गया। वह सतर्क हो गया, कान खए, पूंछ सीधी। पेट्रोलिंग पार्टी अंधेरे में निकली। बर्फ घुटनों तक थी। हर कदम पर मौत का खतरा था। लैंडमाइंस बर्फ के नीचे दबी हो सकती थीं। सबसे आगे शेरू चल रहा था। उसके पीछे राजू अपनी राइफल लिए और उनके पीछे पूरी टुकची। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसें भी शोर जैसी लग रही थीं। 2 घंटे तक वे चलते रहे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी एक संकरे रास्ते पर, जहां एक तरफ गहरी खाई थी और दूसरी तरफ ऊंची पहाड़ी, शेरू रुक गया। वह बैठ गया। यह इशारा था खतरा। राजू ने हाथ ऊपर करके पूरी टुकची को रुकने का इशारा किया। साहब, शेरू ने कुछ सूंघा है। मेजर ने फुसफुसाकर पूछा। क्या है? लैंडमाइन? राजू धीरे धीरे शेरू के पास गया। शेरू हवा में नहीं, जमीन को नहीं, बल्कि सामने वाली झांझियों की तरफ देख रहा था। उसके गले से एक बहुत ही धीमी लेकिन खतरनाक गुर्राहट निकल रही थी। अचानक शेरू जोर से भौंका और बिजली की रफ्तार से झाइयों की तरफ दौड़ा। शेरू, रुक! राजू चिल्लाया। लेकिन शेरू ने देख लिया था जो इंसान नहीं देख पाए थे। झांझियों के पीछे बर्फ की वर्दी में छिपे हुए 2 आतंकवादी थे, जिनके हाथ में RPG रॉकेट लॉन्चर था। वे टुकची पर हमला करने ही वाले थे कि शेरू उन पर काल बनकर टूट पचा। फायर! मेजर चिल्लाए। गोलियों की तत्ताहट से वादी गूंज उठी। शेरू ने एक आतंकवादी की कलाई जकटल ली थी। आतंकवादी चीख रहा था। दूसरे आतंकवादी ने अपनी AK-47 निकाली और शेरू पर तान दी। राजू यह देख रहा था। वह अपनी जान की परवाह किए बिना कवर छोड़कर भागा। शेरू, थाइय थाइय थाइय! 3 गोलियां चली। एक गोली आतंकवादी को लगी जो राजू की राइफल से निकली थी। वह आतंकवादी ढेर हो गया, लेकिन बाकी 2 गोलियां। राजू के कदमों के पास खून के छींटे गिरे। वह लाल खून सैद बर्फ पर किसी गुलाब की तरह बिखर गया। शेरू जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी जैकेट फटी हुई थी और उसके सीने से खून बह रहा था। फिर भी उसके जबहे में अभी भी उस पहले आतंकवादी का हाथ फंसा हुआ था। उसने अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन को छोड़ा नहीं था। पोजीशन लो, पोजीशन लो! मेजर चिल्ला रहे थे। मुठभेड़ शुरू हो चुकी थी। और भी आतंकवादी थे, लेकिन राजू को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके लिए दुनिया थम गई थी। वह रेंगता हुआ शेरू के पास पहुंचा। गोलियां उनके सिर के ऊपर से सनसना रही थीं। शेरू, मेरे बच्चे! राजू ने शेरू का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसका हाथ शेरू के खून से सन गया। शेरू की आंखें खुली थीं। उसने राजू को देखा। उसकी आंखों में दर्द नहीं था, बस एक सुकून था। शायद वह कह रहा था, देख राजू, मैंने अपना वादा निभाया। मैंने तुझे कुछ नहीं होने दिया। शेरू ने बहुत कोशिश करके अपनी जीभ बाहर निकाली और राजू के गाल पर गिरे हुए आंसू को चाटा। यह उसका आखिरी स्पर्श था। उसकी सांसें उखटने लगीं। उसकी पूंछ, जो हमेशा राजू को देखकर हिलती थी, एक आखिरी बार हल्की सी हिली और फिर शांत हो गई। राजू की चीख ने गोलियों के शोर को भी दबा दिया। नहीं, उस गुस्से और दर्द ने राजू को पागल कर दिया।
उसने शेरू को नीचे लिटाया, अपनी राइफल उठाई और खचा हो गया। उस वक्त उसे मौत का डर नहीं था, वह साक्षात मौत बन गया था। उसने आगे बीक कर छिपे हुए बाकी आतंकवादियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उसका रौद्र रूप देखकर दुश्मन भी घबरा गए। भारतीय सेना के जवानों ने उस जोश में ऐसा हमला बोला कि 10 मिनट के अंदर सारे घुसपैठिए मारे गए। सन्नाटा फिर से छा गया, लेकिन यह सन्नाटा जीत का नहीं, मातम का था। मेजर साहब और बाकी जवान राजू के पास आए। राजू शेरू के मृत शरीर से लिपटकर बच्चों की तरह रो रहा था। वही शेरू जिसे उसने कचरे के ढेर से उठाया था, जिसने उसकी रोटी खाई थी, जिसने उसके साथ बकरियां चराई थीं। आज वह उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। देश के लिए। मेजर साहब जो एक सख्त फौजी थे, उनकी आंखों में भी नमी थी। उन्होंने अपनी कैप उतारी। सिपाही शेरू शहीद हुआ है। मेजर ने भारी आवाज में कहा, इसकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। अगले दिन बेस कैंप में एक विशेष समारोह हुआ। एक लकड़ी के ताबूत में शेरू का शरीर रखा गया था। उसके ऊपर भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लपेटा गया था। यह सम्मान सिर्फ शहीदों को मिलता है। बिगुल बजा। द लास्ट पोस्ट की धुन ने पहाड़ियों को गमगीन कर दिया। पूरी बटालियन कतार में खड़ी थी। राजू अपनी वर्दी में सबसे आगे खसा था। उसका चेहरा पत्थर जैसा हो गया था, आंसू सूख चुके थे। जब सलामी देने की बारी आई तो राजू ने कांपते हाथों से सैल्यूट किया। अलविदा मेरे दोस्त, अलविदा मेरे भाई। शेरू को पूरे सैन्य सम्मान के साथ वहीं कश्मीर की मिट्टी में दफनाया गया। उसकी कब्र पर एक छोटी सी पत्थर की तख्ती लगाई गई, जिस पर लिखा था, सिपाही शेरू रवाशय, जिसने अपनी जान देकर पूरी पलटन को बचाया, वफादारी की मिसाल। 5 साल बाद मदनपुर गांव में आज मेला लगा था, लेकिन यह मेला किसी त्योहार का नहीं बल्कि एक उद्घाटन का था। गांव के बीचों बीच जहां पहले नीम का पेड़ था, वहां अब एक चबूतरा बना था। उस पर कपड़ा ढका हुआ था। गांव के बच्चे, बूढ़े और आसपास के इलाकों के लोग जमा थे। एक आर्मी की जीप आई। उसमें से एक नौजवान फौजी उतरा। उसकी छाती पर मेडल लगे थे और कंधे पर 3 फीते हवलदार रैंक। वह राजू था, हवलदार राजू। उसके साथ कर्नल साहब भी थे, प्रधान जी, और अब बहुत बूढ़े हो चुके दादाजी ने उनका स्वागत किया। रामू काका, जो अब लाठी के सहारे चलते थे, उनकी आंखें राजू को वर्दी में देखकर भर आईं। राजू धीरे धीरे चबूतरे की तरफ बढ़ा। उसने रस्सी खींची, कपड़ा नीचे गिरा। सामने काले पत्थर की एक आदमकद मूर्ति थी। एक कुत्ता जो तनकर बैठा था, सतर्क और शान से। उसके गले में वही पंडित जी की दी हुई माला भी उकेरी गई थी। मूर्ति के नीचे लिखा था, अमर शहीद शेरू, मदनपुर का गौरव। भीन ने तालियां नहीं बजाईं, बल्कि सबने हाथ जोड़ लिए। कई लोग रो पाए। राजू ने माइक हाथ में लिया। उसकी नजर भी में खए एक छोटे से बच्चे पर पाजी, जिसके पैरों के पास एक छोटा सा आवारा पिल्ला बैठा था। राजू मुस्कुराया। उसने कहा, लोग कहते हैं कि जानवर बेजुबान होते हैं, लेकिन मेरा भाई शेरू बोलता था। वह प्यार की भाषा बोलता था, वफादारी की भाषा बोलता था। उसने मुझे सिखाया कि कोई भी जन्म से छोटा या बड़ा नहीं होता। इंसान हो या जानवर, कर्म ही उसे महान बनाते हैं। आज मैं जो भी हूं, यह वर्दी, यह सम्मान, सब उसका दिया हुआ है। उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दी, लेकिन वह मरा नहीं है। जब तक वफादारी इंदा है, शेरू इंदा है। राजू ने उस छोटे बच्चे को मंच पर बुलाया। बच्चा डरते हुए अपने पिल्ले को लेकर आया। राजू ने उस पिल्ले के सिर पर हाथ फेरा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने सालों पहले शेरू के सिर पर फेरा था। इसका ख्याल रखना, राजू ने बच्चे से कहा। शायद इसमें भी कोई शेरू छिपा हो। बच्चे ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। सूरज ढल रहा था। मंदिर की घंटी बजी। राजू ने मुंह कर शेरू की मूर्ति को देखा। ढलते सूरज की रोशनी में पत्थर की मूर्ति की आंखें चमक रही थीं। राजू को लगा जैसे शेरू उसे देख रहा है, अपनी पूंछ हिला रहा है और कह रहा है, चल राजू, गश्त का समय हो गया। राजू ने मूर्ति को एक आखिरी काकक सैल्यूट दिया। जय हिंद, जय हिंद। पूरा गांव गूंज उठा। और इस तरह एक अनाथ लड़के और एक आवारा कुत्ते की कहानी मदनपुर की मिट्टी से शुरू होकर सरहद की बर्फ पर खून से लिखी गई और अंत में एक अमर गाथा बन गई। एक ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को यह याद दिलाती रहेगी कि वफादारी का कोई मोल नहीं होता और शहादत की कोई नस्ल नहीं होती।